So next news है, center set target for 100 billion tons of coal gasification by 2030. ये कोल गैसिफिकेशन क्या होता है कि कोल को हाई टेम्परेचर पे बर्न करके उससे गैस बनाई जाती है। जैसे हम लोग नेचुरल गैस यूज करते हैं तो वहां से भी गैस निकाली जा सकती है और उस गैस को मल्टीपल पर्पजेज के लिए यूज किया जा सकता है। वो एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स माना जाता है। तो उसका टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने कि 2030 तक हम 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन करेंगे। कोल जो है उसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। और इंडिया में जो जिस टाइप का कोल होता है, गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे कोल से गैस बनाया जाता है। उसको हाई टेम्परेचर पे रख के अंडर प्रेशर और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कोल से गैस बनाने की प्रोसेस है गैसिफिकेशन। तो जो कोल है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। एंथ्रेसाइट कोल, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 टाइप का कोल होता है। एंथ्रेसाइट कोल सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कार्बन कंटेंट कम होगा। पर्टिकुलर कोल में कार्बन कंटेंट कम होगा। कार्बन कंटेंट कम होने का मतलब यह है कि पर केजी में कितना कार्बन है। कार्बन कम होगा तो वो उतना अच्छा कोल नहीं होगा। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा कोल माना जाता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो कार्बन कंटेंट कम होगा, या ये बोलो कि नीचे से ऊपर आएंगे तो कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। एंथ्रेसाइट कोल में लगभग 80 to 85% कार्बन कंटेंट होता है। बिटुमिनस में लगभग 55 to 60% कार्बन कंटेंट होता है। लिग्नाइट में लगभग 40 to 45% होता है और पीट में उससे नीचे का होता है। तो इंडिया में जो कोल मिलता है नॉर्मली वो मैक्सिमम ये वाली 2 क्वालिटी का मिलता है। तो हमारे पास एंथ्रेसाइट कोल नहीं है। अब ये एंथ्रेसाइट कोल, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट कोल, पीट कोल, ये अलग अलग टाइप कोल बनता कैसे है? मतलब जितना पुराना फॉसिल फ्यूल्स है अंडर द अर्थ उतना ही अच्छी क्वालिटी का कोल बनेगा। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल जितने पुराने होंगे, जितना हाई टेम्परेचर प्रेशर रहा होगा, उससे उतना अच्छी क्वालिटी का कोल बन के आएगा। तो इंडिया में जो कोल है वो टर्सरी कोल मिलता है। टर्सरी कोल जो है वो कोल का लेटेस्ट वर्जन है जो बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, बहुत पुराना का मतलब है यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा जाएगा। होता ये भी एक या 2 लाख साल पुराना है, लेकिन जियोलॉजी में उसको कोई लंबा टाइम पीरियड नहीं माना जाता। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए लंबा हो सकता है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा होगा, इयोन, इरा, इपोक, पीरियड, एज, तो वो टाइम स्केल को ऐसे मेजर किया जाता है। तो उसमें 1-2 लाख साल पहला बहुत पुरानी बात नहीं मानी जाती, वो नया ही माना जाता है जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम लोग बोलते हैं हिमालयंस आर द यंग फोल्ड माउंटेन। आज थोड़ी बने थे हिमालय, जब कभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होके, या जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है गोंडवाना लैंड से अलग होके यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तब बना था। ठीक है, ये कई मिलियंस ईयर्स पहले की बात है, लेकिन हम फिर भी उनको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो ज्योग्राफी में के लिए वो चीज नहीं है। तो कोल जितना पुराना होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा बेटर होता है। तो एंथ्रेसाइट कोल इंडिया में मेनली मिलता है हिमालयाज में, लेकिन हिमालयाज में जो माउंटेन रेंज है वहां से उसको डिग आउट करना आसान नहीं है। उसके अपने इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। तो जितना हम निकालेंगे उससे ज्यादा इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं निकालते हैं। तो हम लोग हमारा मैक्सिमम कोल बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं जो अच्छी क्वालिटी का है। अब आपको कोल को एक्सपोर्ट क्यों करते हैं हम? क्योंकि एनर्जी के लिए हमें कोल चाहिए।
70% एनर्जी इंडिया में, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आज भी कोल को बर्न करके, कोल बर्निंग होता है, कोल बर्निंग से फिर जो वाटर है उसको हीट किया जाता है, उससे गैस निकलती है जो टरबाइन को रोटेट करती है। ये आप लोगों ने 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, कि टरबाइन घूमती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो आज भी हम वैसे ही बनाते हैं, वो ओल्ड मेथड है, ठीक है। इतना हाइड्रो से इतना बनता नहीं है। फिर दूसरा भी ये हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टरबाइन, बड़ी बड़ी टरबाइन जो है, फॉलिंग वाटर के नीचे टरबाइन लगाओ, वो उसको घुमाएंगी, बनेगा। तो उसके लिए मल्टीपर्पज डैम बनाने पड़ेंगे। मल्टीपर्पज डैम बनाने की इतनी सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कि हम रिवर्स पे जगह जगह मल्टीपर्पज डैम बनाएं, क्योंकि मल्टीपर्पज डैम बना के वाटर को स्टोर करना पड़ता है। वैसे ही इंडिया में वाटर स्कैरिसिटी है। बहुत सारे स्टेट्स कंप्लेन करते हैं कि पिछले वाले स्टेट ने पानी रोक लिया, हमारा आने ही नहीं दिया, क्योंकि रिवर्स के थ्रू फ्लो होता है पानी। अब यूपी ज्यादा डैम बना लेगा तो बिहार को पानी कम मिलेगा, बिहार ज्यादा डैम बना लेगा तो वेस्ट बंगाल झारखंड को पानी कम मिलेगा। तो पहले ही वो इंडिया में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपर्पज डैम कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी मेनली अभी हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसके लिए हमें कोल चाहिए। अब कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोल बर्न करेगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज्यादा होगी। कम बर्न करने में ज्यादा एनर्जी मिलेगी, कम रेजिड्यू मिलेगा, कम ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हम एंथ्रेसाइट को ही बर्न कर ले। पीट कोल जो इंडिया में बहुत मिलता है, उसको बर्न करने पे ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा निकलती हैं, कार्बन कम होने की वजह से हीट कम निकलती है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो इसलिए हम रसिया से करते हैं। रसिया में मिलता है अच्छी क्वालिटी का कोल, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मिलता है अच्छी क्वालिटी का कोल, ठीक है। उधर से फिर यूएसए में मिलता है, कनाडा में मिलता है, फिर नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है अच्छी क्वालिटी का कोल। तो हम ऑस्ट्रेलिया से और मेनली सेंट्रल एशियन कंट्री से और रसिया से इंपोर्ट करते हैं अच्छी क्वालिटी का कोल। हमारे वाला जो कोल है, इसको हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वहां पे भी कोल की रिक्वायरमेंट होती है, वहां भी हीटिंग करना होता है। तो मेनली हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं। और मेनली ये जो कोल मिलता भी है तो ये हम लोगों को मिलता है छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है। तो ये इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वो हिस्ट्री फिर कनेक्ट करती है ना चीजों के साथ। अब कह दो हमें पता ही नहीं छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है। हाँ, झारखंड, नॉर्थ झारखंड और साउथ बिहार, ठीक है, वहां पे छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू में कोल के रिजर्व है बहुत सारे, उन कोल के रिजर्व से कोल निकाला जाता है और वहीं पे आयरन भी मिलता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मैक्सिमम वहीं पे है। और फिर तीसरी चीज चाहिए पानी, वाटर, तो वाटर भी मिल जाता है क्योंकि गंगा रिवर फ्लो करती है झारखंड और बिहार से, ठीक है। तो पानी भी मिल गया, कोल भी मिल गया, आयरन भी मिल गया, ठीक है। आयरन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार, राजगिरी, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो वहां पे कभी से मिल रहा है आयरन, तो ठीक है। तो वो वाला एरिया इंडिया का इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। जहां कौन सा एरिया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहीं पे मेनली हैवी इंडस्ट्री, तो वो कोल यूज करते हैं और वहीं से आयरन को स्टील में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए भी मतलब एनर्जी चाहिए, तो थर्मल एनर्जी वहां पे यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मेनली हम एंथ्रेसाइट कोल यूज करते हैं। तो नीचे से ऊपर आओगे तो कोल कंटेंट बढ़ेगा, नीचे से ऊपर आओगे मॉइस्चर कंटेंट घटेगा। जितना कम मॉइस्चर उतना बेटर कोल, जितना ज्यादा मॉइस्चर उतना वर्स्ट कोल। आप ऐसे ही समझ लो, लकड़ी है, गीली है तो इतनी जल्दी नहीं जलेगी, वो अच्छी नहीं होगी, सूखी है तो जल्दी जलेगी, ठीक है, जल्दी बर्न होगी। तो वही चीज यहाँ पे है, कोल में जितना कम मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा बेटर है। वो एंथ्रेसाइट में सबसे कम होता है और पीट में सबसे ज्यादा होता है। ये चीजें पूछी जा सकती है सीक्वेंसिंग में आपसे कि भाई सीक्वेंस लगा दो मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग या कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब जो कोल मिलता है, एग्जामिनर फिर ये पूछ ले कि ये कोल मिलता कहाँ पे, भाई किस टाइप की रॉक्स में मिलता है। तो आप लोगों ने रॉक साइकिल पढ़ा, ठीक है, कि भाई नीचे से मैग्मा आता है, ठीक है। मैग्मा कौन सी लेयर में है, कौन सी लेयर में है, तो भाई मैग्मा, कभी आप करंट अफेयर में हिस्ट्री ज्योग्राफी मत घुसाया करो। हाँ, कौन सी लेयर में पढ़ा था मैग्मा,
ऐसा ही है ना, घुसाएं ज्योग्राफी। हाँ बता तो रहा है वो। कौन सी लेयर में पढ़ा था? हाँ मेंटल, ठीक है। कौन मेंटल की कौन सी लेयर में? हाँ भाई कौन सी, कहाँ पढ़ा था आपने कि कहाँ से आता है ये मैग्मा? आउटर कोर। भाई ज्यादा नीचे चले गए आप। उस लेयर का नाम क्या है? नाम है उस लेयर का एक एस्थीनोस्फीयर, पढ़ा होगा, जहां पे मैक्सिमम मोल्टन लावा मिलता है। ठीक है बैठो, याद रखो कुछ पुराने वाला भी। ऐसा नहीं है कि 11वीं खत्म तो बात खत्म, 11वीं का भी आएगा चीजें, करंट अफेयर में तो सारी आएंगी वही चीजें। ठीक है, तो वहां से मैग्मा निकलता है। वहां मैग्मा क्यों बनता है? क्योंकि वहां पे हीट एंड प्रेशर इतना है कि कोई भी चीज रोक नीचे जाती है तो पिघल जाती है। ठीक है, तो रोक साइकिल ऐसे ही तो बनता है कि फिर लावा बाहर आता है, लावा सोलिडिफाइड होता है, कूल होता है, इग्नियस रोक बनाता है जिसको प्राइमरी रोक बोला जाता है। फिर प्राइमरी रोक में ड्यू टू वेदरिंग, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हॉट एंड कूल इंपैक्ट पड़ता है और रोक ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। फिर टूट के वो या विंड से या फिर एनिमल्स की हेल्प से या फिर बर्ड्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। दूसरी जगह जाके जमा होती हैं तो वो सेडिमेंट्री रोक बनाते हैं। सेडिमेंट्री रोक लूज बाउंडेड रोक होती है, लूजली बाउंडेड। फिर टाइम के साथ उसपे प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रोक में। ये रोक साइकिल है जो सर ने पढ़ाया होगा आपको पिछले साल। ठीक है, तो ना तो मेटामॉर्फिक में मिलेगा कोल, ना इग्नियस में मिलेगा। ठीक है, आपको कोल मिलेगा सेडिमेंट्री रोक में, क्योंकि वहां पे सेडिमेंट्री रोक में आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्स मिलते हैं। सेडिमेंट क्या चीज है? जो फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं। सपोज कहीं पे रोक बन रही थी, किसी एनिमल की, प्लांट वहां दब गया, ऊपर से फिर गया तो वो फॉसिल बन गया, तो उसी पे प्रेशर और टेम्परेचर से कोल बनेगा। ठीक है, इंडिया में कोल सबसे ज्यादा तो ये मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक, ये भी याद रखना है। कोल इंडिया में सबसे ज्यादा होता है झारखंड में। आईआईटी धनबाद है वहां पे, एक आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी धनबाद। वहां पे माइनिंग में इंजीनियरिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो धनबाद इज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको बोला जाता है इंडिया की कोल कैपिटल, धनबाद को। आयुषी लिख लो, फिर घर जाके वीडियो देख के लिखोगे। धनबाद इज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल मेनली दो टाइम पीरियड के कोल को के बनने की प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको दो टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है। एक गोंडवाना कोल, जब गोंडवाना लैंड बना था, ठीक है, कहां से अलग होके? लोरेशिया से, या पेंजिया नाम का एक कॉन्टिनेंट था, उससे अलग होके दो बने, गोंडवाना लैंड नीचे और यूरेशिया ऊपर। तो उस टाइम पे जो गोंडवाना बना तब कोल बना, एक तो वो एंथ्रेसाइट कोल है गोंडवाना लैंड के टाइम पे, लगभग 250 मिलियन ईयर ओल्ड। फिर उसके बाद टर्सरी 10 से 15 मिलियन साल पहले जो रोक बना वो टर्सरी रोक है। तो गोंडवाना रोक जो है या गोंडवाना कोल जो है वो ये दो टाइप का है मेनली। ठीक है, और ये है टर्सरी कोल। तो इंडिया में अगर पूछ ले कौन सा कोल है, तो इंडिया में टर्सरी कोल मिलता है मेनली। और कोल से रिलेटेड हमने एक चीज और भी पढ़ी थी, मेघालय में रेड होल माइनिंग होता है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी होल करके अंदर एक पर्सन जाता है, कई मीटर्स तक, किलोमीटर तक भी चले जाते हैं कई बार, और फिर वो कोल को निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, जिसमें मॉनसून के टाइम पे बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, कई बार वो पर्सन अंदर ही मर जाते हैं, उनको निकालने का कोई प्रोविजन ही नहीं हो पाता। ठीक है, जिसपे बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, पहले एनजीटी ने। ठीक है, एनजीटी पढ़ा था क्या? हमें नहीं याद क्या पढ़ा था पिछले साल। हाँ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, एनजीटी एक्ट था 2010 का, जिसके अकॉर्डिंग एनजीटी बनाया गया था। आशिता सीधे बैठो, एक्टिव होके, साइड वालों इनको ही बताओ। ठीक है, तो एनजीटी बना, तो एनजीटी इन्वायरमेंट के लिए, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिसीजन है वो लेता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एनजीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो एनजीटी ने बैन लगाया पहले उस पे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, लेकिन फिर भी होती है इलीगल माइनिंग वहां पे, रेड होल माइनिंग होती है मेघालय के अंदर। ठीक है,
देन उसके बाद कोल प्रोडक्शन में चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन करता है चाइना। सेकंड नंबर पे है यूएसए और थर्ड नंबर पे है इंडिया कोल प्रोडक्शन में। एंथ्रेसाइट कोल इंडिया में मिलता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हिमालय वहीं पे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना आप लोग। लगभग 750 मिलियन मैट्रिक टन MMT कोल प्रोड्यूस करता है इंडिया एक साल में। लगभग 750 मिलियन मैट्रिक टन कोल हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल में। डन। और ये टारगेट भी याद रखना, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है ये भी याद रखना। एक मैट्रिक टन कितने वो मीटर के हिसाब से कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना वो आएगा टन, उसके हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। तो मिलियन मैट्रिक टन होता है वो, उसको मतलब मेजर करने की यूनिट है वो एक तरह की। रेट होल माइन, रेट और चूहे वाली रेट होल माइनिंग, क्योंकि चूहा छोटी छोटी माइनिंग बना देता है, तो पर्सन भी इतनी ही माइनिंग बनाता है कि वो अंदर घुस जाए। ठीक है, या अपने साथ कुछ ले जाए सामान, उसको बाहर लाया जाए, तो रेट होल माइनिंग होती है मेघालय में, जिसको बैन कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने। डन। और इंडिया में सबसे ज्यादा कोल होता है धनबाद में। धनबाद इज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, IIT भी है वहां पे धनबाद में। है कहां पे धनबाद? झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट भी कोल से रिलेटेड है। कैबिनेट क्लियर्स कोल सेतु पॉलिसी। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द कोल सेतु पॉलिसी। किसके लिए है वो लिखा ही हुआ है, यहां से लिख लेना। टू इनेबल सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन ऑफ कोल लिंकेजेस फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड एक्सपोर्ट। तो ये कोल सेतु पॉलिसी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है जी किशन रेड्डी, जी किशन KISAN रेड्डी, जी किशन रेड्डी इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन इंडिया। जो ये कोल सेतु पॉलिसी है, तो सेतु की फुल फॉर्म लिखो, सीमलेस, अच्छा लिखा ही हुआ है, सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। ऑक्सीजन नहीं है, जो ये है यहां पे यूटिलिटी लिख लेना। तो कोल सेतु पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने कोल के बारे में आपको बाकी चीजें बताई कि कोल कौन सी माइनिंग में मिलता है, कौन सी रॉक में मिलता है, कौन से टाइप का है। ठीक है, बेस्ड अपॉन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, 2 तरह के, गोंडवाना कोल और टर्सरी कोल। तो इंडिया में कौन सा कोल मिलता है, तो टर्सरी कोल मिलता है। मैक्सिमम कहां मिलता है, तो छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है। नेक्स्ट है कैबिनेट क्लियर्स 11718 करोड़ फॉर इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन 2027। तो 2027 में सेंसस होगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया है, और उसके लिए अमाउंट फाइनल कर दिया है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए लगेंगे डिजिटल सेंसस करवाने में। ठीक है, ये पहली बार इंडिया में डिजिटल सेंसस होगा। इससे पहले डिजिटल सेंसस नहीं होता था, फिजिकल सेंसस होता था। मतलब दोनों में सिंपल सा ये है, पहले क्या होता था, कोई एक पर्सन घर जाता था, वो पूछता था कि भाई कितने मेंबर हैं, कितने घर में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने एजुकेटेड हैं, तो वो लिख के लेके आता था सारा का सारा। ठीक है, अभी नॉर्मली उसको टैब दे देंगे, वो एक टैब में फिल कर लाएगा, तो वहां से वो सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होगा, तो सारा डाटा एक ही जगह पे आके गैदर हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिजिटल हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, और फिर बाद में उसको मैच कर लिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, तो सारी चीजें डिजिटली मैच हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब डिजिटल सेंसस से होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक्चुअल नंबर पता लगेगा कि कितना है। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए बजट ऑफ 1181
11718 crore for census 2027 to be conducted in 2 phases। ये बात इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने बताई है, जो है असनवी वैष्णव। ठीक है, ये इंडिया की पहली फुल्ली डिजिटल सेंसस होगी कवरिंग इंटायर पॉपुलेशन एंड इंक्लूडिंग कास्ट इन्यूमरेशन। तो ये पहली बार कास्ट सेंसस भी होगी आफ्टर 1931। 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुई थी। इन्यूमरेशन का मतलब होता है लिस्टिंग, किसी चीज की लिस्टिंग करना, ठीक है, या काउंटिंग करना। तो पहली जो मतलब लास्ट जो कास्ट सेंसस हुई थी 1831 में हुई थी, तो उसके बाद अब ये कास्ट सेंसस होगी। ठीक है, सेंसस जो है इंडिया में वो करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 1931। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो सेंसस कराता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है, जो है अभी मृत्युंजय कुमार नारायण। ये इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं। ये वो डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, वो डिपार्टमेंट है एमएचए के अंडर में, जो पॉपुलेशन करवाता है, कंडक्ट करवाता है पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाता है। इंडिया में पहला पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट हुआ था 1871 में। पहली बार इंडिया में 1871 में सेंसस हुआ था, बट दैट वाज नॉट द फुल सेंसस। वो फुल सेंसस नहीं था, सिर्फ कुछ पार्ट में हुआ था। उस टाइम पे इंडिया में जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड मायो, तो लॉर्ड मायो नाम के एक पर्सन ने पहले ये सेंसस करवाया था। ठीक है, तो लॉर्ड मायो ने सेंसस करवाया। और लॉर्ड मायो और किस चीज के लिए फेमस है? नहीं, इसके लिए तो फेमस कैसे होंगे? डिसेंट्रलाइजेशन के लिए फेमस है। तो वो तो मर ही गया बेचारा, फेमस कैसे होगा? ठीक है, मतलब आपने उनके बारे में ठीक है एक फैक्ट बताया। तो ही वाज फर्स्ट वाइसरॉय टू बी असैसिनेटेड, ये भी उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन ही वाज फेमस फॉर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। पहली बार इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम फाइनेंस पे अपना कंट्रोल छोड़ते हैं, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम नीचे प्रोविंस या ब्रिटिश इंडिया में जो अलग अलग प्रोविंस हैं उनको फाइनेंशियल पावर देते हैं कि आपको अपनी ये लो पैसा कहीं पे भी लगा लेना, आप इसको कहीं पे भी यूज कर लेना। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी फेमस था। इसके बाद ईयर आया 1881 और इंडिया में पहला फुल सेंसस हुआ, जो कास्ट सेंसस है वो भी और जो सेंसस है वो भी, दोनों चीजें हुई। ठीक है, कास्ट सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस दोनों इंडिया में पहली बार 1881 में हुए। उसके बाद 1891 में हुए, फिर 1901 में हुए, फिर 1911 में, 1921। इन सभी ईयर्स में 1921 वो ईयर था जहां पहली और आखिरी बार इंडिया की पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी। मतलब यहां से यहां पॉपुलेशन डिक्लाइन की थी। तो नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन में पहली और आखिरी बार 1921 में देखी गई थी। ठीक है, इसका एक रीजन यहां पे ये भी बताया गया था, एक तो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमाइन आ रहे थे, ठीक है, और ये टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का है। तो बहुत सारे इंडिया से जो आम पर्सनल हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। ठीक है, तो सेंसस कम हुआ था और ब्रिटिशर्स ने अपने सारे ही रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स
वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने में फाइट कर दिए थे, तो इंडिया में भुखमरी पैदा हो गई थी, फेमाइन आ गया था, ठीक है। तो उसके वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था वन एंड ओनली टाइम। उसके बाद और पहले जितनी बार भी पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा है। फिर 1931 वो लास्ट था जब कास्ट सेंसस हुआ और उसके डेटा को पब्लिश किया गया, ठीक है। इसके बाद हुआ तो 1941 में, लेकिन डेटा को पब्लिश नहीं किया गया ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 टू 1944, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो डेटा को पब्लिश नहीं किया गया। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस की पहली सेंसस 1951, 1961, 1971, 1981, इस टाइम को माना जाता है, इन 30 सालों को बोला जाता है इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब एक बम की तरह फूटी थी पॉपुलेशन। तो द ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज 1951 टू 1981। 1951 के बाद 1981 में जब पॉपुलेशन, मतलब 61 में, 71 में, 81 में, इन 10-10 सालों के बाद पॉपुलेशन काउंट किया, तो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ रहा था। रीजन, हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो रहे थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इसी टाइम पे, हमारे यहाँ पे हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हुए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुले, ठीक है। एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी आई, एग्रीकल्चर ने अच्छा ग्रो किया, 5 ईयर प्लान आए, ठीक है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम था, 1951 से लेके 1981 तक। इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज बोला जाता है। ये आप 12th में ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज था ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो देन 1991 के बाद 2001 और 2011 में लास्ट टाइम सेंसस हुआ था इंडिया में। अभी तक जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो 2011 का है। 2011 में तो ये भी पूछा जा सकता है कितनी बार पॉपुलेशन सेंसस हुआ है इंडिया में अभी तक, तो वो आप काउंट करके बता देना अगर वैसे ना याद रहे तो, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद कितनी बार हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हुआ है इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। और टोटल काउंट करोगे तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम हुआ, तो ये 16th टाइम पॉपुलेशन सेंसस होगी, ठीक है, स्टार्टिंग से। और वैसे 8th टाइम होगी, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 2011 में पॉपुलेशन सेंसस तो किया ही गया, एक और सेंसस किया गया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में एक तरह से ये चीजों का डेटा और इंक्लूड किया गया, मतलब ये एक तरह का कास्ट सेंसस भी था, और इसमें रिच और पुअर, मतलब किसके पास कितना पैसा है इकोनॉमिक के बेस पे, तो वो डेटा भी लिया गया। लेकिन इस डेटा को कभी रिलीज नहीं किया गया ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, डेटा रिलीज नहीं किया, ठीक है। तो अब उसके बाद सेंसस होना था 2021 में, तो गवर्नमेंट बोली कोरोना है तो हम सेंसस नहीं करवाएंगे, ठीक है। हालांकि कोरोना जा चुका था, सेंसस ना करवाने के अलग रीजन होते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर ये था कि वो कास्ट सेंसस करवाए। रीजन बीइंग कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही बिलोंग टू ओबीसी, तो ये प्रेशर था ओबीसी की तरफ से कि कास्ट सेंसस करवाया जाए, और बीजेपी को मेजोरिटी में लाने में ओबीसी का बड़ा रोल है, ठीक है। तो उनकी तरफ से प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई हमने आपको बैठाया है तो आप हमारी भलाई के लिए काम करो, क्योंकि कास्ट सेंसस करवाओ तो जो 27% रिजर्वेशन हमें मिला हुआ है 1931 के बेस पे उसको बढ़ाओ, क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ाई एक सेक्शन की, तो एससी भी डिमांड करेंगे, एसटी भी करेंगे, जनरल भी करेंगे, ठीक है। किसी के कहीं ना कहीं से कट करनी पड़ेगी वो, तो वो फिर पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट को, अगली बार पावर में नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये चीज हमने पहले भी देखी थी जब 1990s में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पीवी नरसिम्हा राव ने, तो इंडिया में रॉइट हुए थे, दंगे हुए थे, ओबीसी वर्सेस जनरल क्लास।
तो ऐसे रोइट फिर से हो सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है। लेकिन अब प्रेशर ज्यादा आ गया है तो गवर्नमेंट ने बोला है हम करवा लेंगे 2027 में। गवर्नमेंट का टेन्योर है फिलहाल वाली का 29 तक, तो वो अगले 2 साल रिलीज करेंगे नहीं उस डेटा को, करेंगे तो इलेक्शंस में करेंगे अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग कि कैसा हमें बेनिफिट मिल सकता है। नॉर्मली सभी गवर्नमेंट ऐसे ही करती है, ऐसा नहीं है कि यही ऐसा कर रही है। नॉर्मली सभी गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए यूज करती है उस डेटा को, ठीक है। एक्चुअल में डाटा होता इस चीज के लिए है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तभी बनेगी जब उसके पास डाटा होगा। अब अगर सपोज वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए कोई स्कीम बनानी है तो उसमें कितना फंड लगेगा, ये बात ऐसे डिसाइड हो पाएगी कितनी वुमेन है जिनको रिक्वायरमेंट है, वो बात पता लगेगी जब वो डाटा होगा। तो डाटा हमारे पास अब 2011 का है और स्कीम अब अभी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो स्कीम इफेक्टिव हो ही नहीं पा रही। तो अभी कास्ट सेंसस, डिजिटल सेंसस और जर्नल सेंसस तीनों 2027 में होंगी, गवर्नमेंट ने बोल दिया है, ठीक है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम, ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। पहला सेंसस जो करवाया था 1881 में, ये लॉर्ड रिपन ने करवाया था। लॉर्ड रिपन को और कैसे जानते हैं हम? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है लोकसभा से। लोकसभा रेफर विकसित भारत शिक्षा अधिनियम नहीं अधिष्ठान एक्ट बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल टू जेपीसी। तो इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो हमें यही समझना है, ठीक है, कि ये जेपीसी क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, यहां पे दोनों जगह पे लॉ बनते हैं। तो जब किसी भी हाउस को लगे कि भाई कोई बिल आया है और उस बिल पे एक थोरो डिटेल्ड या मेटिकुलस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसे क्या बेनिफिट होगा, क्या होगा, तो उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर देते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसलिए किया जाता है क्योंकि जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो उसमें राज्यसभा के मेंबर भी इंक्लूड है, राज्य और लोकसभा के भी इंक्लूड है। अपोजिशन नॉर्मली ये चाहता है कि बिल जेपीसी को जाए क्योंकि अपोजिशन के पास लोकसभा में स्ट्रेंथ कम है। अब लोकसभा में अगर कमेटी बनी उस बिल को एग्जामिन करने के लिए तो वो इस बेस पे बनेगी कि कौन सी पार्टी से कितने मेंबर है, जिसके ज्यादा मेंबर उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे में तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसको मिलेगा, जो गवर्नमेंट है उसी को मिलेगा। तो फिर वो डिमांड करते हैं कि इसको जेपीसी को दो, ताकि जेपीसी को दोगे तो राज्यसभा से मेंबर लेने पड़ेंगे। राज्यसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी जनरली होती नहीं है, ठीक है, तो वहां पे अपोजिशन मेजोरिटी में है तो ज्यादा मेंबर आ पाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बिल जेपीसी को जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम नॉर्मल जो कमेटी है लोकसभा में या तो कोई नई कमेटी बना देते हैं, ठीक है, जिसको एडहोक कमेटी बोला जाता है। एडहोक का मतलब होता है टेम्परेरी कमेटी, या जो परमानेंट कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी। बहुत सारी परमानेंट स्टैंडिंग कमेटीज काम करती हैं। ये पिछले साल पढ़ाया था आपको पॉलिटिकल साइंस में, शायद सर ने लिया था वो वाला लेक्चर जो आपको अलग अलग कमेटीज पढ़ाई थी, ठीक है। तो उनमें से किसी को दे दो, वहां सारी मेजोरिटी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस पार्टी की है उसी की मेजोरिटी है। तो इसलिए नॉर्मली अपोजिशन ये चाहती है कि बिल जेपीसी के पास चला जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, ठीक है। तो मुझे आपको ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कंसेप्ट समझाना था क्या होता है, वैसे तो आपको पहले भी पता होगा, ठीक है। तो इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया है। बाकी ये बिल रिक्वायरमेंट होगी तो इसको हम लीगल में पढ़ेंगे या सर पढ़ाएंगे लीगल में आपको। नेक्स्ट है ध्रुव 64। ध्रुव 64 इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन 64 बिट
ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर अनवील्ड। अनवील्ड का मतलब तो क्या होता है, रिवील करना किसी चीज को। तो ध्रुव 64 पूछा जा सकता है क्या है, ये इंडिया का पहला होम ग्रोन 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मली जितना भी काम होता है कंप्यूटर का, जो डाटा आप उसको दे रहे हो और जो फाइनल रिजल्ट आप ले रहे हो, वो सारा काम माइक्रो प्रोसेसर करता है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा भी था कि जो कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन आती हैं वो एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर का एडवांसमेंट है। जितना ज्यादा फंक्शन करेगा कोई माइक्रो प्रोसेसर और जितना छोटा साइज होगा उतना बेटर माना जाता है। जितना छोटा होगा, जितने ज्यादा फंक्शन करेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी जो यूज होती है उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है, साइज स्मॉल, एफिशिएंसी ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए। तो इसको बनाया है सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक एक बॉडी है जो मिट्टी के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अंडर में सीडेक आता है। सीडेक 1988 में बनाया गया था। ये एक तरह से मिट्टी की रिसर्च विंग है। जैसे हमने पढ़ा था डिफेंस मिनिस्ट्री में एक रिसर्च विंग पड़ी थी, DRDO, ठीक है, तो ऐसे ही ये मिट्टी की रिसर्च विंग है। ठीक है, एक CSIR पढ़ते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की रिसर्च विंग है। ठीक है, तो मिट्टी की रिसर्च विंग है सीडेक, ये मिट्टी के लिए रिसर्च का काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए। इन्होंने ही इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था परम 800। नहीं, परम 8000 ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करते हैं। नॉर्मली सुपर कंप्यूटर को कहां पे यूज किया जाता है, नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए, कि जल्दी से डाटा बहुत सारा आएगा, बहुत सारे डाटा को मैं कैलकुलेट करके एंड रिजल्ट बताना है। या फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं कि डाटा लेके वेदर फोरकास्ट करना है कि कैसा वेदर रहेगा आज के टाइम पे। तो ये काम नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होती, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो सुपर कंप्यूटर बनने में लाखों डॉलर लगते हैं। ठीक है, लाखों के बजाय करोड़ों डॉलर लगते हैं सुपर कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर बनने में। ठीक है, हर एक कंट्री के पास गिने चुने एक दो तीन सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अमेरिका जैसी कंट्री के पास ज्यादा होंगे, इंडिया के पास 1-2 होता है। तो आप समझो इंडिया के पास 1-2 है, जो कि वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी के हिसाब से और GDP के हिसाब से टॉप 4-5 कंट्री में आ रहा है। तो बाकी के पास, कईयों के पास तो होता ही नहीं है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी बड़ी क्रिटिकल है और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और बने ना बने तो बिलियन ऑफ डॉलर गए। ठीक है, तो और उसके साथ फिर आपको सैटेलाइट भी भेजने ऊपर, क्योंकि डाटा भी तो लेगा ना वो कहीं से। उसको डाटा कहां से दोगे, ह्यूमन बीइंग तो दे नहीं सकते उसको डाटा, तो सैटेलाइट डाटा देते हैं उसको। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 जो मिट्टी ने बनाया। ये अराउंड 2000 के अराउंड बना था, 2001 या 2000 के अराउंड बना था। बस ये याद रखना परम 8000 क्या है, सुपर कंप्यूटर है इंडिया का पहला। नॉर्मली एलिट या एसलेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, CUET में, कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो परम 8000, ये किसने बनाया परम 8000 को। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूज रिलेटेड टू इंडियन आर्मी रिसीव्स 3 अपाचे हेलीकॉप्टर। ये मैंने कवर भी कर ली थी न्यूज पहले। कहाँ आए थे ये, हिंडन एयरबेस पे आए थे। ठीक है, हिंडन एयरबेस कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। ठीक है, तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर एक तो हमने लिए किससे हैं, USA से। बनाता कौन है, बोइंग नाम की एक कंपनी, बोइंग कंपनी बनाती है, ये USA की कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर बनाती है।
तो ये हमने 3 खरीदे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी ने। तो ये हिंडन एयरबेस पे आए हैं। हिंडन एयरबेस जो है वो यूपी में है। तो ये चीजें याद रख लेना।